स्वागत है दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम सुनेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज का 10वां चैप्टर जिसका नाम है तोरण दुर्ग पर अधिकार। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शिवाजी ने स्वराज्य स्थापना के संकल्प के साथ ही अपनी रणवाहिनी सेना का संगठन करना आरंभ कर दिया था। इस संगठन में उन्होंने प्रशिक्षित युवकों को यथायोग्य स्थान दिया था। शिवाजी के पक्ष में एक बात अत्यंत महत्वपूर्ण रही थी, वह शाहजी के पुत्र थे। एक तो शाहजी का बीजापुर दरबार में विशेष सम्मान था, दूसरे मुस्लिम शासकों को अपनी अपनी शक्ति का इतना घमंड हो गया था कि उन्होंने शिवाजी को एक तिनका समझा जिसे वे अपनी समझ में पात्र फूंक मारकर ही धूसरित कर सकते थे। इसी कारण शिवाजी की आरंभिक सफलताओं पर मुस्लिम सत्ताओं ने ध्यान ही नहीं दिया। परिणाम स्वरूप शिवाजी को अपना संगठन खड़ा करने में और आरंभिक सफलताएं प्राप्त करने में अधिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा। तोरण दुर्ग पर आक्रमण की तैयारी। शिवाजी की आगामी योजना पुणे के आसपास के क्षेत्रों में बने किलों पर अधिकार करने की थी। इस उपलक्ष्य में वे नित्य ही दादा कोंडदेव और माता जीजाबाई से मंत्रणा करते रहते थे। एक दिन नित्य की भांति पुणे के महल में दरबार लगा। स्वर्ण सिंहासन पर वीर मराठा शिवाजी सुशोभित थे और उनके निकट अन्य सिंहासन पर दादा कोंडदेव किसी महात्मा ऋषि की भांति आसीन थे। शिवाजी के सिंहासन के दोनों ओर मंत्रीगण बैठे थे। सभी में पुणे राज्य की विविध समस्याओं पर औपचारिक रूप से विचार विमर्श चल रहा था। अचानक तभी द्वारपाल दरबार में आया और शिवाजी से निवेदन किया, महाराज, दादाजी, नरस प्रभु का एक दूत आया है। शिवाजी ने द्वारपाल को तत्काल आज्ञा दी, दूत को आदर सहित भीतर ले आओ। कुछ पलों बाद नरस प्रभु के दूत ने दरबार में आकर शिवाजी तथा कोंडदेव को प्रणाम किया। उसके अभिवादन को स्वीकार कर दादाजी कोंडदेव ने दूत से पूछा, कहो दूत, नरस प्रभु कैसे है? कुशल से है दादाजी। इतना कहकर दूत ने एक पत्र शिवाजी की तरफ बढ़ा दिया। शिवाजी ने पत्र खोलकर पढ़ा। उसमें लिखा था, प्रिय शिवा, बीजापुर के सुल्तान पुणे पर आक्रमण करने वाले हैं। उन्होंने मावलों से इस आक्रमण में सहयोग मांगा है। मेरा व्यक्तिगत विचार है कि उनके आक्रमण से पूर्व ही तोरण दुर्ग पर आक्रमण कर देना उचित होगा। शीघ्र अतिशीघ्र इस विकट समस्या पर विचार विमर्श करने के बाद अपने निर्णय की सूचना मुझे दे। आभारी रहूँगा। आर्यावर्त की जय। आपका नरस प्रभु। पत्र पढ़ते ही शिवाजी की भ्रुकुटियाँ तन गई और वह तोरण दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए व्याकुल हो उठे। उनके मस्तिष्क में तत्क्षण आक्रमण करने की योजना बननी आरंभ हो गई थी, किंतु दादाजी से परामर्श करना अत्यंत अनिवार्य था। अतः दादाजी की ओर नरस प्रभु का पत्र बढ़ाते हुए शिवाजी ने कहा, दादाजी, मेरी राय में बीजापुर के आक्रमण से पूर्व ही हमें आक्रमण कर देना चाहिए। पत्र पढ़कर दादाजी ने राय दी, हाँ, ऐसा करना ही उचित होगा। तत्पश्चात महाराज शिवाजी ने नरस प्रभु का पत्र स्वयं पढ़कर अपने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को सुनाया। पत्र सुनकर मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया, सर्वप्रथम मावल के उन पर्वतीय प्रदेशों पर आक्रमण किया जाए जो हमारे विरोधी है। यदि इन प्रदेशों पर हमारा अधिकार हो जाता है तो आर्थिक समस्या का समाधान तो हो ही जाएगा, साथ ही प्रचुर मात्रा में अस्त्र शस्त्र भी हाथ लगेंगे। मंत्रिमंडल के निर्णय का दादा कोंडदेव ने समर्थन किया। उनकी स्वीकृति मिलते ही सर्वप्रथम तोरण दुर्ग पर आक्रमण की तैयारी होने लगी। दादा कोंडदेव ने दूत के हाथ दादाजी नरस प्रभु को पुणे के निर्णय की सूचना भेज दी। तोरण दुर्ग की स्थिति। सैकड़ों वर्षों से किसी भी स्वाधीन हिंदू शासक की सत्ता दृष्टिगोचर नहीं हुई थी और मुस्लिम दरबारों का ठाट बाट जनता के मस्तिष्क में वैभव, सामर्थ्य तथा विपुल संपदा का लोभ पैदा करता रहा था। भले ही यह दरबार मुगल बादशाह का हो अथवा बीजापुर का, फिर शिवाजी की जागीर तो सत्ता के प्रदेश का एक प्रांत मात्र थी। उनकी जागीर चहु ओर से एक दुर्गमाला से घिरी थी। उस दुर्गमाला में बीजापुर की सेना सतत सतर्क रहती थी। वह दुर्गमाला केवल सीमांत का ही संरक्षण नहीं करती थी, वरन स्थानीय प्रजा पर अपना प्रभुत्व बनाए रखने का भी उसका उद्देश्य था। पुणे के पश्चिम की ओर सह्याद्री की पर्वत श्रृंखला में एक दुर्गमाला है।
यह पर्वत श्रृंखला भारत के उच्चस्थ मध्य प्रदेश को समुद्री किनारे के निचले प्रदेश से पृथक करती थी। अतः जिस भी शासक की सत्ता उस समय इस पर्वत श्रृंखला के दोनों ओर विस्तार हो जाती, उसके लिए यह अत्यंत आवश्यक था कि वह इस पर्वत श्रृंखला पर बिना विलंब के दृढ़ता अधिकार जमा ले। शिवाजी मुस्लिम शासक के विरुद्ध अपनी कमर कस चुके थे गुप्त रूप से, किंतु दृढ़ निश्चय के साथ वे योजना बनाने में जुटे हुए थे। वह इस बात को तुरंत समझ गए थे कि यदि कुछ काल के लिए भी किसी क्रांतिकारी को अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त करनी है तो उसे इस पर्वतमाला पर कब्जा करना होगा। पूना के दक्षिण पश्चिम में एक छोटा सा दुर्ग था जिसका नाम था तोरण दुर्ग। दुर्ग की प्राचीर उबड़ खाबड़ व बड़े बड़े पत्थरों की शिलाओं से बनाई गई थी। सेना के लिए उपयोगी शिविर पहाड़ी के समतल शिखर पर बना हुआ था, जहाँ से एक पहाड़ी दर्रे की भी देखभाल की जा सकती थी। यह स्थान ग्रीष्मकाल में सुखप्रद था, किंतु वर्षाकाल आरंभ होते ही यह संकटग्रस्त हो जाता था। तब उस पहाड़ के पेचीदा मार्ग दुर्गम हो जाते थे, जिस कारण पहाड़ी गांवों के दुकानदार सेना के लिए शाक भाजी व मांस मछली लेकर दुर्ग तक आ नहीं पाते थे। तब अपने जलसिक्त तथा सब तरह से सुख साधनों से शून्य अंगारों में बैठे हुए सैनिक आग तापते थे और अपने दुर्भाग्य को कोसते रहते थे। सेना का नायक भी सैनिकों की तरह असंतुष्ट हो उठता था। न कोई युद्ध और न स्थानीय जनता में विद्रोह का कोई लक्षण। तब भी वे वर्षाकाल के वे महीने उस दुर्ग में बैठकर व्यतीत करते थे। वास्तव में यह एक दुखद दुख की तरह था। दुर्ग में न कोई काम था और न ही कोई मनोरंजन का साधन। ऐसी स्थिति में उपकर सन ईस्वी सन 1646 को वर्षा ऋतु आरंभ होने पर दुर्ग नायक अपने केंद्रस्थ अधिकारियों को सूचना दिए बिना ही अपनी सेना के साथ किले से नीचे वाले मैदान में आ गया। उसने यही सोचा था कि वर्षा ऋतु समाप्त होते ही वह अपनी सेना के साथ वापस तोरण दुर्ग लौट जाएगा। तोरण दुर्ग पर आक्रमण। शिवाजी अपनी योजना के अनुसार पूना से कूच कर गए। उन्होंने मावलों के दल को पहले ही युद्ध प्रशिक्षण में दक्ष कर दिया था। उस समय उनके साथ 3 सेनापति और करीब 1000 सैनिक थे। जब शिवाजी अपनी सेना के साथ तोरण दुर्ग पर आक्रमण करने पहुँचे तो यह देखकर हैरान रह गए कि दुर्ग एकदम सुनसान पड़ा था। वे निर्विघ्न दुर्ग में प्रवेश कर गए और अस्त्रागार व कोष भंडार पर अपना अधिकार जमा लिया। अब वे अपने अनुयायी को शस्त्रास्त्र तथा धन देकर पुरस्कृत कर सकते थे। वहाँ एक आश्चर्यजनक घटना घटी थी। तोरण दुर्ग पर विजय की घोषणा के तुरंत बाद उन्होंने वहाँ की खुदाई आरंभ कर दी थी। उस खुदाई में शिवाजी को करीब 2 लाख खून का खजाना मिलना शिवाजी के लिए वरदान सिद्ध हुआ। धीरे धीरे यह खबर चारों ओर फैल गई कि देश, धर्म एवं मानवता की रक्षा के लिए शिवा भवानी ने अपने अवतारी पुत्र शिवाजी को बहुत बड़ा खजाना दिया है। तोरण दुर्ग पर विजय पताका फहरा दी गई है और वहाँ की सुरक्षा के लिए करीब 200 सैनिक तैनात कर दिए गए। राजगढ़ का निर्माण और पुनः प्रस्थान। तोरण दुर्ग से 6 मील की दूरी पर गुरुमदेव के पहाड़ पर एक अधूरा किला था। शिवाजी ने अथक परिश्रम द्वारा वर्षाकाल पूरा होने से पूर्व ही उस किले को पूरा कर दिया और उनका नाम रखा राजगढ़। तत्पश्चात शिवाजी पूना की ओर प्रस्थान कर गए। शिवाजी आगमन का समाचार पाकर पूना की जनता हर्षोल्लास से उनके जयकारे लगाने लगे। तभी जीजाबाई को सूचना मिली कि करीब 10-12 शिष्यों के साथ समर्थ बाबा रामदास आ रहे हैं। एक और विजय पुत्र का आगमन और दूसरी तरफ बाबा रामदास का शुभागमन। इस मंगल बेला में जीजाबाई की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने तुरंत बाबा के आने की खबर पूना आते शिवाजी के पास पहुंचा दी। शिवाजी भी इस सूचना से बहुत खुश हुए। इधर शिवाजी ने पूना में प्रवेश किया और उधर बाबा रामदास अपने शिष्यों के साथ नगर में आए। पूना की प्रजा ने अपने राजा और समर्थ बाबा का अभिनंदन करने के लिए विविध प्रकार से उनकी जय जयकार की। समर्थ बाबा रामदास की जय, महाराज शिवाजी की जय, आर्यावर्त की जय। शिवाजी के विजय होकर आने की खुशी में उसी दिन शाम के समय शिवा भवानी की पूजा की गई और धूमधाम के साथ विजय
उत्सव मनाया गया और फिर समर्थ बाबा रामदास के समक्ष शिवाजी तथा उनके सभी सहयोगियों ने संकल्प किए। वे संकल्प निम्नलिखित थे। हम सभी संकल्प लेते हैं कि गायों एवं स्त्रियों की रक्षा के लिए हम लोग अपने रक्त की अंतिम बूंद तक बहा देंगे। हम सभी संकल्प लेते हैं कि हम लोग जीवन पर्यंत देश, धर्म तथा मानवता की रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। हम सभी संकल्प लेते हैं कि यदि हमारे दल का कोई भी व्यक्ति स्वार्थ के वशीभूत होकर देश, धर्म एवं मानवता की रक्षा के विरुद्ध आचरण करता हुआ देखा तो उसे न्यायपूर्ण ढंग से सख्त सज़ा भुगतनी पड़ेगी। हम सभी संकल्प लेते हैं कि दुर्ग विजय के परिणाम स्वरूप जो भी संपत्ति अर्जित की जाएगी उसे आर्यावर्त रक्षा कोष में सुरक्षित रखा जाएगा, जिसका प्रयोग देश, धर्म व मानवता के हित में ही किया जाएगा। संकल्प समाप्त होने पर समर्थ बाबा रामदास ने उनके भविष्य में सफलता की मंगल कामना के लिए प्रार्थना की और फिर सभी को एकता का संदेश दिया। बाबा समर्थ रामदास विजयोत्सव के बाद चले गए। शिवाजी की चतुराई। जिस समय शिवाजी ने तोरण दुर्ग पर अधिकार किया, उसी समय तोरण दुर्ग का रक्षक जो अपनी सेना सहित मैदानी क्षेत्र में उतर आया, उसने शिवाजी के विरुद्ध बीजापुर के सुल्तान को शिकायती पत्र भेज दिया था। जब शाहजी को तोरण दुर्ग से आई शिवाजी के विरुद्ध शिकायत का पता चला तो उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा उनका पुत्र तो सदैव ही उत्पात मचाता रहता है, अब उस वाचाल पुत्र ने खुद अपना गला उलझा लिया है, अधिकारीगण इस समस्या को खुद ही सुलझा लेंगे। इधर शिवाजी ने भी अपना एक दूत बीजापुर भेज दिया था। दूत ने शिवाजी के आचरण के विषय में सुल्तान से कहा और उनका संदेश कह सुनाया। शिवाजी बीजापुर के आज्ञाकारी अनुचर है। उन्होंने दुर्ग पर केवल इसलिए अधिकार किया है कि बीजापुर वाले अपने नायक के निकम्मेपन से अवगत हो जाए। वह सैनिक जो ऋतु परिवर्तन की प्रताड़ना मात्र से पीड़ित होकर अपना स्थान रिक्त छोड़ दे, कोई भी दायित्व संभालने योग्य नहीं है। बीजापुर इस तरह का संदेश भेजकर शिवाजी ने पर्याप्त अवसर प्राप्त किया था। इस बात शिवाजी के पक्ष में रही और वह यह बीजापुर के सामंत तोरण दुर्ग के नायक से विक्षुब्ध थे, जिस कारण उन्होंने शिवाजी की बात को सत्य समझने की भूल कर दी। कुछ सामंतों ने शिवाजी के विरुद्ध सुल्तान के समक्ष जहर भी उगला। तब शिवाजी का पक्ष लेने वाले सामंतों से उनके दरबार में गर्मा गर्म बहस भी हुई, जिसका सीधा लाभ शिवाजी को मिला। उन्हें इस तरह इतना समय मिल गया कि उन्होंने न केवल तोरण दुर्ग को दृढ़ कर लिया वरन एक अन्य दुर्ग रायगढ़ का भी निर्माण कर डाला। तो दोस्तों, इस प्रकार यह 10वां चैप्टर समाप्त होता है। इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।